करना पड़ेगा। Anyone with some interaction? किसी ने कुछ कहना है? जी, कोई भी कुछ नहीं कहना चाह रहा है। मैं ज़रा कल का लेक्चर चेक कर लूँ। कल क्या कुछ डिस्कस हुआ है डिटेल्स? कल तारीख थी जी, कल 10 तारीख थी। जी, ये कल का टॉपिक है जी आपके सामने। इको क्राइसिस में हमने पोल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन का जिक्र, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, अर्बनाइजेशन और सॉइल इरोजन, ये चीज़ें लिखी थी मैंने सामने और कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। इसके हवाले से मैंने आपसे पूछा जी, आपका कोई अगर कोई है इंटरेस्ट इसमें मज़ीद, इसमें से कोई चीज़ आप चाहते हैं मैं एक्सप्लेन कर दूँ, या आप समझते हैं कि ज़रूरत नहीं है आगे चलें, क्योंकि फैसला आपने करना है कि आपके ख्याल के मुताबिक इतना काफ़ी है या मज़ीद आगे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया जाए। जी, तलत कुछ कहना चाह रही है जी? ये सर इसका इतना काफी है, इसका मटेरियल भी काफी हो जाएगा सर। ओवर पॉपुलेशन, हैबिटेट, ये सारी चीजें तो मतलब तकरीबन हमें पता है, तो सर इसका इतना ही काफी है। अर्बनाइजेशन नहीं के सर बाद ठीक है, अर्बनाइजेशन, सॉइल इरोजन, सर ठीक है इसका। जी, इरसा बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं? इरसा, जी इरसा मैं आपको अनम्यूट के लिए कह रहा हूँ, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है ज़ूम। ट्राई करें, अनम्यूट खुद करें, अपने आप को अनम्यूट करें। इरसा, सर मैं कह रही थी कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इसको एक्सप्लेन कर दूँ? सर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को थोड़ा सा बता दें दोबारा। चलें, और जी क्लास में से और कोई, ठीक है जी, हैबिटेट डिस्कशन एक टॉपिक डिस्कस होना है जी। और कोई क्लास में से कोई और कुछ पूछना चाहता हो, यू कैन रेज योर हैंड्स। और कोई बच्चा कोई चीज़ पूछना चाह रहा है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं पूछना चाह रहा, चलो ठीक है जी। मैं जी, हमारा हेडिंग जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं दोबारा, वो है जी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। और ये टॉपिक कल सिर्फ जिक्र हुआ था, आज हमने इसको डिस्कस करना है। चलें, याद रखिए कि पाकिस्तान में, जो मैं पहले कह चुका हूँ, पाकिस्तान बनने से बहुत पहले ही इस खित्ते की बर्बादी का आगाज़ हो गया था, तो हम 500 साल पहले कह सकते हैं। बड़ी हैरानी की चीज़ है कि ओवरऑल वर्ल्ड सीट के बारे में कुछ राइटर्स ने जो लिखा उस दौर में, जावेद चौधरी बहुत मशहूर कॉलम नगार, उन्होंने एक यूरोपियन राइटर की राइटिंग शेयर की थी एक अपने कॉलम के अंदर, जो कि जिस तरह से करप्शन आज हो रही है, अब से 500 साल पहले भी यहाँ पे करप्शन ऐसे ही हो रही थी, और इस तबका के इस इलाके में करप्शन फूट फूट कर भरी हुई। बहरहाल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का ताल्लुक इसी करप्शन के साथ है, और इसी की तरफ मैं जाने लगा हूँ। मैं कुछ तस्वीरें बनाने लगा हूँ जी, इसको देख के आपको याद आ जाएगा ये हमने क्या ड्रा किया है, ये कौन सी जगह है, कौन सी चीज़ है। ये मैंने पहाड़ी इलाके, पाकिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं, नॉर्दर्न एरियाज,
उनको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। याद रखिए कि हमारे ओवरऑल प्लेन्स में भी और पहाड़ों पे भी बहुत ज़्यादा जंगलात फॉरेस्ट मौजूद। फॉरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है। जो एक स्टेटमेंट आपने कहीं पढ़ा हो, किसी मुल्क की इकानमी को मेंटेन रखने के लिए, ना सिर्फ इकानमी को बल्कि ओवरऑल मुल्क को मेंटेन रखने के लिए वहाँ पे 25%, एक चौथाई एरिया जो है फॉरेस्ट होने चाहिए। अब अल्लाह ने ये नेमत हमारे इलाके को, जहाँ पे मौजूदा पाकिस्तान है, ये नेमत दी हुई थी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा जी, अब से 500 साल 600 साल पहले ही करप्शन का आगाज हो गया था। लोगों ने ये खिता, पंजाब खास तौर पर, पाकिस्तान वाला पंजाब भी और इंडियन वाला पंजाब भी, ये दुनिया का इंतहाई ज़रख़ेज़ खिता है और यहाँ पे पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी बाकी जगहों के मुकाबले में। लोगों को ज़्यादा जगहों ज़्यादा ज़ाहिर जब आबादी ज़्यादा होती है तो उनको ज़्यादा घरों की ज़रूरत है। आप जंगल काटते रहे, आपका मतलब है लोग वर्क करना यहाँ पे और घर बनाते रहे। ऐसे ही जंगल को काटते रहे और वहाँ पे जो थी ये वाली क्या होती है जी, ज़रूरी ज़मीन, वो बनाई, काश्तकारी शुरू कर दी। जब तक मौलिया ख़ानदान का दौर रहा है, उस वक़्त तक सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी। जब अंग्रेज़, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे आए, आप समझते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कब आई थी, कैसे आई थी? इन चीज़ों आप वाक़िफ़ हैं कि नहीं है, ये आप बताएँगे जी? हिस्ट्री पढ़ी हुई आप लोगों ने कहीं थोड़ी बहुत कोई? जी, चूँकि वो मैंने ग़ालिबन आपको म्यूट किया हुआ है जी, मैं अनम्यूट कर देता हूँ, नाउ अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। अगर कोई जवाब देना चाहे तो वो जवाब दे सकता है जी, ठीक है। बहरहाल याद रखिए कि 1757 किसी को इस सन के लिहाज से कोई ख़ास चीज़ याद हो, देखना ये है कि आप का जनरल नॉलेज कहाँ तक पहुँचा हुआ है, आप क्या कुछ समझते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं। किसी को मालूम हो इसके बारे सर में इस कुछ? सन के लिहाज से जी, जी, इस बिल्कुल सन साहब। के लिहाज से तो इतना नहीं याद नहीं पता, लेकिन वैसे तिजारत के लिए लिए आए थे ब्रिटिश। चलें, ये जो 1757 है, मैं एक शेर सुना देता हूँ जी। ये शेर का ताल्लुक भी हमारी हिस्ट्री से भी है और करप्शन से भी है और इस बात से भी है कि बर्र-ए-सग़ीर में जो लोगों का रुझान है वो क्या है, करप्शन किस-किस तरह से यहाँ पे पोर्ट्रे करी हुई है। बहुत मशहूर शेर है, शेर किसका है ये तो आप खुद ढूँढ सकते हैं। जाफ़र अज़ बंगाल व सादिक अज़ दक्कन, अगर आपने ये नाम सुने हुए हैं, जाफ़र अज़ बंगाल व सादिक अज़ दक्कन, नंगे कौम, नंगे दीन, नंगे वतन। ये इसमें इस शेर में जिन दो बंदों का ज़िक्र आया है, पूरा नाम है मीर जाफ़र और मीर सादिक। 1757 में सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के दरमियान जो जंग हुई, उसमें नवाब का जो कमांडर था, फौजी कमांडर, जाफ़र अज़ बंगाल यानी मीर जाफ़र, उसने गद्दारी की और अंग्रेज़ों से मिल गया और इस करप्शन की बेस पे आखिरकार सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और अंग्रेज़ों को बर्र-ए-सग़ीर में कदम जमाने का मौका मिल गया। सेकंड, जब पहले हैदर अली और फिर टीपू सुल्तान, सुल्तान टीपू मशहूर और मारूफ है, जब वो अंग्रेज़ों का मुकाबला कर रहे थे तो उस वक़्त भी यही कुछ हुआ। मीर सादिक, अक्सर बेशतर मीर यही कुछ ही करते रहे जी, उधर से मीर जाफ़र, उधर से मीर सादिक, उसने भी वही काम किया और आखिरकार टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई। इसके और भी रीज़न्स हैं जिसको हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारा टॉपिक नहीं है। बहरहाल असल चीज़ के अंग्रेज़ यहाँ पे आए जब कोई कौम कब्ज़ा कर लेती है किसी इलाके के ऊपर, सारे दी इंग्लिश की बात होने लगी है जी। तो इंग्लिश का मतलब है ब्रिटिश कौम, अंग्रेज़ कह रहे हैं जो मर्ज़ी कह रहे हैं उनको। जब वो यहाँ पे आए तो यहाँ पे उसकी रीज़न ये बड़ा इम्पोर्टेंट याद आ गया इस पॉइंट मुझे। ये दुनिया का सबसे ज़रख़ेज़ खित्ता था, सबसे ज़्यादा आजकल आप जीडीपी के नाम से वाकिफ़ हैं। इस खित्ते में दुनिया की सबसे ज़्यादा दौलत मौजूद थी जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए। ये 1757 के ज़माने की बात हो रही है, उससे पहले की बात है ये। अब वो आए यहाँ पे कब्ज़ा करने के लिए, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया आखिरकार। 1757 से लेके जो नेक्स्ट स्टेप है जी, वो है 1857। 1857 में भी बहुत कुछ हुआ, बहुत से गद्दार और जंग आज़ादी और बहरहाल 1857 में 100 साल लगे
बंगाल की तरफ से आते हुए अंग्रेज़ों को बर्रसीर पे अपने कदम जमाने में पूरे 100 साल में उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया अपने आप को पूरे बर्रसीर। दिल्ली पे उनका कब्ज़ा हो गया मुकम्मल तौर पर। अब उन्होंने उर्दू का लफ़्ज़ है जागीरें, फ्यूडलिज़्म, आप इस लफ़्ज़ से वाक़िफ़ हैं? फ्यूडलिज़्म, उन्होंने जागीरें तक़सीम की। स्पेलिंग कुछ गड़बड़ होते हैं जी, मेरी अंग्रेज़ी कोई अच्छी नहीं है इस लिहाज़ से। स्पेलिंग चेक कर लें, ये जागीरदार निज़ाम है फ्यूडलिज़्म। उन्होंने उन लोगों को जिन्होंने गद्दारी की, वो गद्दार जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया जंग आज़ादी में, उनको बड़ी-बड़ी जागीरें दी गई। इस वक़्त पाकिस्तान, चूँकि इंडिया में भी थे वो जागीरदार, यहाँ भी थे। जितने भी जागीरदार लोग, वो सब जो 1947 से ऑनवर्ड अब तक अभी वो मौजूद हैं, ये सब उन गद्दारों की औलाद में से हैं, जिन्होंने अपने वतन से, अपनी धरती से गद्दारी करके अंग्रेज़ों के लिए यहाँ पे साज़ो-सामान मुहैया किया। बहरहाल ये है जी उसका बैकग्राउंड। अब वो जागीरदार जो जिनको जागीरें अता कर दी गईं, बड़े-बड़े लंबे रखे, ज़ाहिर है कि ये जो कि जंगलात थे, उनको काटा गया और वहाँ पे रिहाइश और उसके बाद काश्तकारी वगैरह का अमल शुरू हो गया। बाज़ जागीरदारों के पास इतनी ज़मीन थी सिंध के इलाके में, आपने जतोई का नाम सुना होगा, भुट्टो का नाम सुना होगा, उनके पास हज़ारों एकड़ के हिसाब से ज़मीनें उनको अलॉट की गई और उनकी ज़्यादातर ज़मीनें बंजर और वीरान पड़ी रही। चूँकि वो बस उतना ही इलाका काश्त करवाते थे। रीज़न ये थे कि अगर वो उसके ज़्यादा इलाके को काश्त करवाते, मैं ओला जागीरदारों की बात कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है कि बहुत से लोगों को रोज़गार मिल जाता। वो नहीं चाहते थे कि लोगों को रोज़गार मिले और अब भी जो जागीरदार हैं, वो यही चाहते हैं कि लोग भूखे मरते रहें और वो उनको जो है लालच देते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और इस तरह से जमहूरियत का सिस्टम चलता है। ये जमहूरी चलाने के लिए लोगों को भूखा मारा जा रहा है। अच्छा, अब जैसे मैंने ज़िक्र किया है कि जब ये जागीरदार लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट की, तो उन्होंने डिफ़ॉरेस्टेशन, जो कि इस काम से आप पहले से वाकिफ़ हैं, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर डिफ़ॉरेस्टेशन की और इस तरह से बहुत सा इलाका जो है वो ज़ेर काश्त आ गया और ये ज़ाहिर सब कुछ एग्रीकल्चर के लिए था। लेकिन जैसे-जैसे आबादी बढ़ती गई, उसके बढ़ने के साथ-साथ ज़रूरियात बढ़ती गई, शहर बड़े होते गए, टाउन्स पहले विलेज होते हैं, विलेज बड़ा होता है, तो वो टाउन बन जाता है। जब आबादी और ज़्यादा होती है, तो वो टाउन एक छोटा-सा सिटी बन जाता है और आहिस्ता-आहिस्ता वो सिटी ज़्यादा बड़े होना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि अब आपके सामने हो चुका हुआ है। लाहौर, लाहौर में भी ऐसा ही हुआ। मुझे 1998 1998 में वहाँ जाने का मौका मिला, जहाँ पे इस वक़्त वापडा टाउन, ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की बात होने लगी है। मैं अपनी ज़ाती एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। 1998 में मुझे लाहौर में उस जगह पे जाने का मौका मिला उस टाइम, जहाँ पे आजकल वापडा टाउन है। ये वो वाला वापडा टाउन है जो अब तो खैर और ज़्यादा बड़ा हो गया। उस वक़्त ये स्टार्ट हो रहा था, शुरू हो रहा था। वहाँ जाने के लिए डायरेक्ट कोई कन्वेंस अवेलेबल नहीं थी। लाहौर में एक जगह उस वक़्त वो थी, उसका नाम भी अब भी है जी, उसका नाम टाउनशिप, उस जगह का नाम है टाउनशिप। टाउनशिप तक वैगन जाती थी। मैं भी टाउनशिप पहुँचा। अब वहाँ पे टाउनशिप जो जगह है, वहाँ पे कुछ वैगनें खड़ी थी वापस आने के लिए। तो 6, 7, 8 बंदे इकट्ठे हो गए, तो एक वैगन वाले का तगड़ा किया कि हमें वापडा टाउन छोड़ो। उसने कहा मैं इतने पैसे लूँगा, वो आम किराए से कई गुना ज़्यादा किराया था। बहरहाल वो हमें टाउनशिप से उसने उठाया और गलियों में से घूम फिरा के वहाँ पहुँच गया, जहाँ पे वापडा टाउन जस्ट शुरू हो रहा था, बन रहा। अब वो वापडा टाउन जहाँ पे जाने के लिए ना रास्ता था और ना कोई सड़क थी, ना प्रॉपर कन्वेंस थी, वो वापडा टाउन अब लाहौर उससे 20 किलोमीटर और आगे चला गया। अब 98 से लेकर अब तक सिर्फ 22 साल हो गए। 22 सालों में लाहौर उस वापडा टाउन से मज़ीद आगे 20 किलोमीटर तक फैल चुका है। मैंने सिर्फ एक साइड की बात की। मैंने सिर्फ एक साइड की बात की है। लाहौर हर साइड पे ऐसे ही फैल रहा है। अब ज़ाहिर है कि जहाँ पे फिर वही बात कि वहाँ जहाँ पे पहले खेत थे, आबादियाँ बन गई हैं। ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन सेकंड स्टेप में हुआ। याद रखिए, जहाँ खेत होते हैं, उसके बावजूद वहाँ से प्रोडक्शन पैदावार होती है, ज़रूरी ज़मीन होती है
ऑक्सीजन निकल रही होती है और बहुत कुछ वहाँ से हो रहा होता है। ये सेकंड स्टेप है। अब मैं जा रहा हूँ पहाड़ी इलाकों में, जो तस्वीर मैंने यहाँ पे ड्रा की थी, ये पाकिस्तान का पहाड़ी इलाका। पहाड़ी इलाकों में आबादी तो इतनी नहीं होती है, लेकिन बहरहाल लोग वहाँ रहते हैं। अब वहाँ पे जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का ज़्यादा अमल है, वो दरख्तों के लिहाज से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त मौजूद हैं। आई एम श्योर आप में से कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो गए हों अब पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में, मरी और से ऑनवर्ड जितने भी इलाके हैं, इलाके बहुत से हैं। मरी का इलाका है, कागान, सवात है और नारान और मज़ीद आगे के इलाके हैं। जी, ये बताइए जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये क्लियर आपको नज़र आ रही है प्रॉपर? क्योंकि इसका डिज़ाइन चेंज हुआ हुआ है। जो स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है, कि आपको ये प्रॉपर यस नज़र आ सर, आ रही है रही कि है। नहीं? यस सर, आ रही है यस मुझे। सर, यस सर, आ रही। जी, ठीक है। हाँ जी, बात चल रही थी। जी, ये यहाँ पे पहाड़ी इलाकों की बात हो रही है। अब इस इलाके में भी उसी दौर से, जब से यहाँ पे आबादी ज़्यादा होना शुरू हुई, तकरीबन 500 साल पहले, 405 साल पहले का ज़माना है, जब इस इलाके में पॉपुलेशन में इजाफा होना शुरू हुआ, ज़्यादा इजाफा होना शुरू हुआ। इसके नतीजे के तौर पर यहाँ पे जंग, दरख्तों को काटना शुरू किया गया। पहला हिस्सा था आबादियों के लिए, और सेकंड स्टेप था कि पहाड़ी इलाकों में भी छोटे-छोटे लोग खेत बनाते हैं और उसके साथ फिर वो अपनी खुराक वगैरह वो कर रहे हैं। पहले ये 2 स्टेप्स हमारे हो गए। अब उससे अगला स्टेप करप्शन वाला शुरू हो जाता है। अब जो अगला स्टेप है वो ये है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान बनने के बाद इस इलाके में जो बाअसर लोग होते हैं, जो दुनिया में हर जगह पे ऐसा ही है, बड़ी मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, जिनके पास पावर होती है, ख़्वाह वो सरकारी ऑफिसर हों, ख़्वाह वो एमपीज़, एमएनए हों, ख़्वाह वो लोकल सियासतदान हों, जो भी हों। याद रखिए, सियासतदान जो शिकस्त खोरता भी हो, उसके बावजूद भी उसके पास बहुत सी पावर होती है। उसके साथ बहुत से ऐसे लोग अटैच होते हैं जो बदलाखोरी और सारा कुछ चल रहा होता है, और ये सब कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में हो रही हैं। अ, अब यहाँ पे ये चीज़ इतने बड़े पैमाने पे और इतने बुरे तरीके से हुई कि जंगलों का सफाया कर दिया गया। एक बहुत बड़ा दरख्त जिसकी कीमत लाखों रुपए में होती है, उसको काट के, ज़ाहिर है कि वो जो लोग चोरी-छुपे काटते हैं, तो वो फिर उसको कम कीमत पे बेच देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लीजिए कि चंद हज़ार रुपयों के लिए कौम को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचा दिया जाता है। ये कुछ होता रहा है हमारे। तो जब आप जंगल काटते हैं, दरख्त काटते हैं, अब जंगल जहाँ पे ये पहाड़ी इलाके की बात हो रही है, यहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा है। जब बारिश होगी तो मिट्टी का कटाव ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। इस इलाके में, जिसको मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये वो इलाका है जो जेहलम से शुरू होके पिंडी इस्लामाबाद तक का इलाका है। आपने प्लेटू के लफ्ज़ से आप वाकिफ़ होंगे, और अगर नहीं वाकिफ़ हैं तो मैं पाकिस्तान के हवाले से बहुत मशहूर लफ्ज़ है उर्दू में, सतह मरतफ़ा कोटवार। कोटवार इस इलाके का नाम है। कोटवारी यहाँ की पंजाबी का जो लहजा है उसका नाम है। बहरहाल मैंने आपको स्पेसिफिक्स का ज़िक्र कर दिया इलाके का। यहाँ पे बहुत बुरे पैमाने पे ये काम हुआ, यानी जंगलात को, दरख्तों को काटा गया। उसके कटते ही वहाँ पे ज़्यादा बारिश ज़्यादा होती थी, बारिश ने ऊपर से, चूँकि आप इकोलॉजी में टॉपिक पढ़ चुके हैं, जो ऊपर वाली मिट्टी होती है ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती है, उसको टॉप साइल कहते हैं। टॉप साइल इरोजन शुरू हो गई। कल मैंने जो हेडिंग दिए थे उसमें ये लफ्ज़ मौजूद था, इरोजन, सॉइल इरोजन, इरोजन यहाँ पे हम सॉइल इरोजन बात कर रहे हैं। जब टॉप सॉइल इरोजन का अमल होता है, यानी ज़मीन का कटाव होता है, वो जगह बंजर हो जाती है, और यही वजह है कि ये जगह अब बंजर और वीरान हो चुकी हुई है, और बहुत बुरे तरीके से, बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे तबाही हुई। उसका रिज़ल्ट जो है वो यही निकला है, जो कि आपके सामने है। और ये है जी, ये आपको जी 1-2 मिनट के लिए मुझे गैप देना है, जस्ट 2 मिनट के लिए। हाँ जी, बात चल रही थी जी इस इलाके की, हमारे पहाड़ी इलाके की, और ख़ासतौर सतह मतलब कोटवार जंगलों को बहुत बुरे पैमाने से काटने से बारिश का रिजल्ट हेरोइन की शक्ल में निकला। वो जगह बहुत हद तक अब बंजर और वीरान हो चुकी हुई है। चूँकि वहाँ से टॉप सॉइल, जब टॉप सॉइल एक बार फ्लो हो जाती है, इरोड हो जाती है, तो फिर उसको डेवलप होने में, मज़ीद बनने में, दोबारा बनने में लाखों साल का अरसा लग सकता है। और ये हमारे इलाके में, हमारे जो पाकिस्तान की बात हो रही है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की सबसे खतरनाक एग्जाम्पल, इसने बहुत ज़्यादा तबाह करके रख दिया है इस इलाके को, इस लिहाज से
जो कि बहुत बेहतरीन जंगल था, वो जगह अब तकरीबन बंजर वीरान जगह हो चुकी है। ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, याद रखिए डिफॉरेस्टेशन हो गया। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जो टीले और दूसरी जगह नजर आ रही हैं वो इरोजन के नतीजे पर था। ये मैंने दो बहुत अहम पंजाब के प्लेन्स का जिक्र हो गया जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुई है। सदर मतलब पोठवार में तो जगह ही तबाह बर्बाद हो गई है, जो पहाड़ी इलाके हैं हमारे। अब बाजार उसमें सिर्फ यही हुआ है कि जंगल काट दिए गए हैं, लेकिन याद रखिए कि जंगल कटने के बाद मैं पीछे जिक्र कर चुका हूँ कि ये इलाका यहाँ से मुख्तलिफ नदी नाले छोटे छोटे गुजरते हैं, बहते हैं, वो पानी लेके जाते हैं दरियाओं की तरफ, और उनमें जो मिट्टी, चूंकि जो मिट्टी का कटाव तो हो रहा है, मिट्टी का कटाव होता जा रहा है, और वो मिट्टी उन रिवुलेट्स, रिवुलेट मतलब वो नदी नाले हैं छोटे छोटे, इनके जरिए पानी आखिरकार दरियाओं में। और बल्कि ये मैंने रिवुलेट शो किया है, और ये दरिया सिंध कह लीजिए, ये एक रिवुलेट है जी जो आखिरकार दरिया सिंध में शामिल हो गया। अब इसके आसपास से जो मिट्टी का कटाव हो रहा है वो सारी की सारी मिट्टी इस रिवुलेट में और दरिया सिंध में, सिंध इंडस, आप इस नाम से वाकिफ हैं जो आई फॉर इंडस है, दिस इज आई फॉर इंडस, और ये रिवुलेट शो किया मैंने देना, और इसके आसपास जंगलों और दरख्तों के कटने से मिट्टी का कटाव। अब जहाँ पे डैम, अब यहाँ पे डैम है जी, और पाकिस्तान में सबसे बड़ा डैम तिरबेला डैम है। ये तिरबेला डैम सिल्टिंग की वजह से, यहाँ पे सिल्टिंग हो चुकी है, और इस सिल्टिंग ने इस डैम की कैपेसिटी को 60% तक कम कर दिया हुआ है, और उसका रिजल्ट है कि बिजली की पैदावार कम से कम, और उसका दूसरा रिजल्ट ये निकल रहा है कि फिर एक बार फिर वही कि करप्ट गवर्नमेंट्स और उनके करप्ट इरादों और करप्ट मुआहदों की वजह से, जो कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स आईपीपीज के साथ किए गए थे, बहुत महंगी बिजली खरीद के आवाम को मजबूर किया जाता है कि वो खरीदें। और ज़ाहिर है कि जब आपका बिजली का बिल 300, 400, 500 यूनिट को क्रॉस करता है, तो ये इतना ज़्यादा, ये दुनिया में वहाँ अकलौता मुल्क है जहाँ यूनिट बढ़ने से बिजली की कीमत भी बढ़ती जाती है। ये बिल्कुल ऐसी है जी कि अगर आपने 1 किलो चीनी लेनी है तो वो 50 रुपए की है, अगर आपने 2 किलो लेनी है तो वो 60 रुपए की है, अगर आपने 10 किलो चीनी लेनी है तो वो आपको 100 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगी, और अगर मन चीनी लेनी है तो फिर वो आपको 500 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जाएगी। ये बहुत मार्केट है दुनिया में जहाँ पे ऐसे लूटा जा रहा है। ये है जी, और ये लूटने का हो जा रहा है, बापटा और गवर्नमेंट दोनों मिलकर करते हैं। ये हैबिटेट रिसेशन और उसका जो रिजल्ट निकलता है, आपने देखा कि पूरी इकोनॉमी, अब ये जो अभी आपके सामने मैंने डिस्कस किया पॉइंट दोबारा गौर कीजिए कि जंगल काटे गए, मिट्टी फ्लो होती है दरियाओं में, डैम में पहुंच गई। अब डैम आपका चोक हो गया, भर गया मिट्टी से, सिल्टिंग होगी, तो बिजली की पैदावार कम होगी। उस पैदावार पूरी करने के लिए महंगी बिजली, और इसका मतलब है कि दरख्त काटे चंद करप्ट लोगों ने, और उसका खमियाजा भुगत रहे हैं वो लोग जो अब महंगा। तो अपने पेरेंट्स से पूछिएगा जब वो बिल देते हैं तो क्या होता है। पंजाबी में कहते हैं बिल कड़ाके कड़ छड़ देगा। बिजली का बिल जब आता है तो अच्छे खासे बंदे की पंजाबी में चीका निकल जाती हैं। ये है जी ऑल अबाउट हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और पाकिस्तान से होने वाली इसकी एग्जांपल्स। ऐसे ही मैंने बलूचिस्तान का जिक्र किया था, बलूचिस्तान में भी नीम पहाड़ी इलाका मौजूद है, वहाँ भी ग्रास लैंड है नेचुरल। जब ओवर ग्रेजिंग, चूँकि आप ओवर ग्रेजिंग के नाम से वाकिफ हैं पहले से, ओवर ग्रेजिंग शुरू मारूफ है, ये फर्ज कीजिए हम बलूचिस्तान की बात करने लगे हैं जो, अब वहाँ पे जब ओवर ग्रेजिंग होती है तो उसका रिजल्ट, वो जगह जहाँ पे ग्रास लैंड था, ओवर ग्रेजिंग से वो ग्रास लैंड खत्म हो जाता है। वहाँ भी जब बारिश होगी इसके बाद तो इरोजन शुरू हो जाएगा, और इरोजन के इफेक्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलता है। ये है जी ऑल अबाउट हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। जी इरसा, मैंने कोशिश की है कि पाकिस्तान, मैंने देखिए मेरी कोशिश यही है कि मैं पाकिस्तान के रेफरेंस से, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है दुनिया के तमाम गरीब मुल्कों में यही हो रहा है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गरीब मुल्कों में दो चीज़ें, तीन चार चीज़ें इकट्ठी चलती हैं, गुर्बत, जहालत और करप्शन हमेशा साथ साथ चल रही होती है। तमाम गरीब मुल्कों में ऐसे ही हो रहा है जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। जी, ये था जी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, और इसमें डिफॉरेस्टेशन का जिक्र भी साथ आ गया, और इसी में सॉइल इरोजन का जिक्र भी आ गया, उसके जो असरात हैं वो भी आ गए हैं। मेरे हिसाब से टॉपिक बहुत हो चुका है, आप समझते हैं कि इतना काफ़ी है, तो हम अगले टॉपिक की तरफ चल सकते हैं। डू यू थिंक इट इज़ इनफ?
हमारा बेटा आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। दोबारा आपकी अपनी आवाज़ क्लियर नहीं है जी, आपका सवाल क्लियर नहीं हुआ। दोबारा सवाल करें। हमारा अपना क्वेश्चन रिपीट करें जरा आहिस्ता आहिस्ता, तो चूंकि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आती है, कट कट के आती है जी। नहीं बेटा, आपकी आवाज़ नहीं क्लियर हुई। आप ऐसे करें, ये निम्रा को मैसेज करें, वो मुझे बता दे आपने क्या कहा। जी, अगर और भी कुछ कहना चाह रहा है तो वो भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। If you have some question or some सर पिछले चैप्टर से क्वेश्चन आया कि हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व इक्वेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं? नहीं, ये टॉपिक तो मैंने बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है, दोबारा गौर कीजिएगा। याद रखिए कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सिर्फ सर इक्वेशन नहीं, याद रखिए कि उस इक्वेशन में जाने की जरूरत नहीं है, वो अवेलेबल हैं। ये तमाम इक्वेशंस, उनकी डेरिवेशन अवेलेबल है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि कोई किसी पेपर में इस तरह का सवाल नहीं आया हुआ, और मेरे ख्याल में आने के चांसेस भी नहीं। ये इक्वेशन की जो डेरिवेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ये शॉर्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है उसकी वर्डिंग, क्वेश्चन की वर्डिंग बतानी है मुझे, वर्डिंग क्या आई हुई है। क्योंकि जो इक्वेशन की डेरिवेशन है वो तो एक फुल फ्लेज पूरा क्वेश्चन है। इक्वेशन को अपने ड्राइवर करना चाह रहे हैं किसी इक्वेशन को, तो ज़ाते खुद एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और इस तरह के क्वेश्चन सर वर्डिंग ये है कि ठीक है, बोले। हाउ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉगिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है तो फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसकी, क्योंकि इसकी जो डेरिवेशन है, आपने चूँकि मैंने दोनों क्वेश्चन सिर्फ बयान की थी, वो इसलिए बयान की थी कि मेरा ख्याल था कि ये सवाल, चूँकि मैंने इसलिए आपसे कहा था, पहले कह दिया था कि जो मतलब का क्वेश्चन है वो बता दिया करें मुझे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। उस वक्त किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया था, तो मैंने उसी लिहाज से कहा था कि चूँकि क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, इसलिए जस्ट इक्वेशन के हद तक इसको कर लें। इसकी डेरिवेशन तो फुल फ्लैज है। इक्वेशन की डेरिवेशन अगर आपको चाहिए वो मैं आपको भेज देता हूँ, नेट से भी आप चाहें तो मिल सकती है, कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन वो डेरिवेशन इतनी लंबी है कि आप उसको आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 3-4 मिनट का टाइम होता है। 3-4 मिनट में तो आपसे क्वेश्चन की 2 लाइनें भी पूरी नहीं होंगी, वो तो फुल पेज, बल्कि 2 पेज पर फैली हुई क्वेश्चन है, और उसकी अगर एक्सप्रेशन भी साथ करते हैं तो ये तकरीबन 4 पेज पे जाएगी। इसी क्वेश्चन की फुल डेरिवेशन जो है वो तकरीबन 4 पेजेस पर फैली हुई है। इसको शॉर्ट क्वेश्चन में तो हम नहीं दे सकते। ये तो कोई ऐसे ही है जो कोई सूरह बकरा की तफसीर फिर मुझसे नोट लिखें 4 लाइनों, 4 पेजेस पर फैली हुई क्वेश्चन को आप 4 मिनट के अंदर कैसे बयान कर सकते हैं। सर हमारा ने मैसेज किया कि सिल्ट वाला दोबारा बता दें। जी, सिल्ट वाला दोबारा देखिए। ये यहाँ पे रिवलेट है, नदी नाले के लिए। इसके आसपास जंगल थे, दरख्त थे, लोगों ने दरख्तों को काटना शुरू किया। दरख्त कटे, जो दरख्तों की छतरी होती है वो बारिश को रोक लेती है। मैं यहाँ पे तस्वीर बना देता हूँ दरख्त की दोबारा, ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पे दरख्त मौजूद है, ये दरख्त के ऊपर छतरी है। आप समझते हैं कि टहनियाँ दूर दूर फैली होती हैं, और जब बहुत से दरख्त हों तो ज़ाहिर है वो बहुत से एरिया को कवर कर लेते हैं। जब दरख्त ज़्यादा हैं जंगल की शक्ल में, तो नीचे ज़मीन तक बारिश नहीं पहुँचती है डायरेक्टली। बारिश तो दरख्तों के पत्तों पर गिरती है, और फिर वहाँ से पानी टपक टपक नीचे गिरता है। जब दरख्त काट दिए गए, बल्कि यहाँ से दरख्त काट दिए गए हैं, अब बारिश सीधी नीचे गिर रही है। जब बारिश नीचे गिरेगी तो यहाँ से मिट्टी का कटाव होगा, वो मिट्टी कट के इस रिवलेट नदी नाले में आ गई। यहाँ से वो फ्लो होती है दरियाओं में पहुंची। मैंने यहाँ मिसाल पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके के लिहाज से दरिया सिंध और उसके आसपास के इलाकों की। अब दरिया सिंध के ऊपर त्रिबेला डैम है, ये हमें डैम लिखा है, त्रिबेला डैम शो किया है। इस डैम के अंदर सिल्ट जमा हो चुकी है। सिल्ट मिट्टी को कहते हैं, इकोलॉजी आपने सेमेस्टर 4 में पढ़ी है। सैंड सिल्ट के लिए एक कंसेप्ट से आपको वाकिफ होना चाहिए। याद रखें कि चूंकि रेत ज़रा मोटा होता है, उसका फ्लो कम होता है, सिल्ट कदरे कम भारी होती है, वो ज़्यादा फ्लो करती है और वो ज़्यादा आगे तक चली जाती है, और वो जाके डैम्स में बैठना शुरू हो जाती है। और ऐसे ही जब यहाँ निकलती है तो नहरों में जाके बैठ जाती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर साल नहरों की, इसको भल सफाई कहते हैं, तो जो भल सफाई है वो सिल्ट को ही साफ किया जा रहा होता है यहाँ से। ये सिल्ट बहुत ज़रखेज़ मिट्टी होती है, और इसको खेतों में डाल के उसको ज़रखेज़ बना सकते हैं। इसके अलावा जो लोग घरों में भर्ती डालते हैं, अगर आप भर्ती क्लब से बात करते हैं, वो भी इसी सिल्ट को पंजाबी में कस्सू कहते हैं। पंजाबी में से हम कस्सू कहते हैं,
सिल्ट इसका इंग्लिश नेम है, और भल का लफ्ज़ उर्दू में और पंजाबी में दोनों में, पंजाबी में पल, पंजाबी का तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा मुख्तलिफ होता है, उर्दू में भल और पंजाबी में पल, ये एक ही चीज़ के एक ज़्यादा नाम जो कि मौजूद हो सकते हैं। ये है जी सिल्ट। याद रखिएगा सिल्ट क्ले और सैंड के दरमियान में है। इसके पार्टिकल सैंड से छोटे होते हैं और क्ले से बड़े होते हैं। क्ले के पार्टिकल कोलॉइडल डायमेंशंस के हैं। क्ले जो है प्योर क्ले जो होती है वो पानी में हल होकर सस्पेंशन बनाती है, सस्पेंड हो जाती है, कोलॉइडल सॉल्यूशन बना देती है। सिल्ट को अगर पानी में रखें तो ये 5 मिनट के अंदर सारी सिल्ट जो है तकरीबन 5 घंटे के अंदर अगर सिल्ट का सस्पेंशन ना आ जाए तो तकरीबन 5 घंटे में सारे का सारे सिल्ट नीचे बैठ जाए। ये टॉपिक आपका इकोलॉजी से था, सिल्ट वाला जो है इकोलॉजी, बॉटनी की इकोलॉजी में आपने सेमेस्टर 4 में टॉपिक शामिल जी। ये सवाल था जी अम्मारा के रेफरेंस से या और किसके रेफरेंस से था, ये हो गया जी। और कोई क्वेश्चन जी किसी का? टाइम हमारे पास सिर्फ 3-4 मिनट बाकी हैं। कोई और क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। If someone have some more questions, platform is available for questions and answers. क्योंकि कल से इंशाल्लाह हम याद रखें कि मैंने जैसे पहले बात की है कि मैंने इस टॉपिक को सिर्फ पाकिस्तान के रेफरेंस से बयान किया है। 2-4 लाइनों में मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करने लगा हूँ जो टाइम है, चूँकि जब तक जूम बंद नहीं हो जाता। दुनिया के हवाले से ये पाकिस्तान में भी है प्रॉब्लम, दुनिया में बहुत सी जगहों पे है। बहुत सी जगहों पे जैसे पंजाब का मैंने मैदान का जिक्र किया कि हमारे मैदानों में जब जंगलात को काट दिया गया, अब यहाँ पे एक और अमल हुआ। अंग्रेज़ों ने बुरे कामों के साथ कुछ अच्छे भी काम किए थे और उन अच्छे कामों में लफ्ज़ है जी कैनाल्स यानी नहरें। पाकिस्तान और इंडिया में जो कैनाल्स का सिस्टम है, पाकिस्तान में खास तौर पर, वो दुनिया में सबसे बड़ा सिस्टम है। नहरी निज़ाम पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है और ज़ाहिर है कि ये उस दौर में अंग्रेज़ों ने बनाया था, उनके बुरे कामों के साथ अच्छा भी है। इसके बहुत से फ़ायदे भी हुए और नुकसान भी हुए, और इसका नुकसान अब वो ख़त्म हो चुका है। वैसे जब मेरे बचपन का दौर है, डिस्ट्रिक्ट शोपियां उन डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल है जो बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुए थे। इन नहरों की वजह से शिवपुरा का बहुत बड़ा इलाका वाटर लॉग हो गया था। वाटर लॉगिंग एक फुल फ्लैट टॉपिक है और आप इस वाटर लॉगिंग को ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ये भी आपकी बॉटनी का टॉपिक था और सेमेस्टर 4 में बॉटनी के अंदर वाटर लॉगिंग आप डिस्कस कर चुके हैं। ये वाटर लॉगिंग की स्पेलिंग में भी शॉर्ट हो सकता है, लेकिन बहरहाल वाटर लॉगिंग को ट्यूबवेल्स के जरिए और बहुत से अदर मेथड से कंट्रोल किया गया। अब हमारे यहाँ सैलिनिटी की प्रॉब्लम मौजूद है और वो चल रही है, और ये सिस्टम ऐसे ही है जो कभी कुछ हो जाता है और कभी कुछ हो जाता है। एक चीज़ ठीक करते हैं तो दूसरी खराब हो जाती है। ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और उसके साथ जब आप नेचुरल सिस्टम को छेड़ते हैं, उसको तंग करते हैं, तो फिर नेचर अपना इंतकाम लेती है, बदला लेती है और किसी और तरीके से उसको और प्रॉब्लम का बायस चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। बहरहाल ये सब कुछ है जी, और ये सब भी हैबिटेट जैसे यहाँ पे हुआ है पाकिस्तान में, दुनिया में और भी जगहों पे जहाँ पे किसी गर्म इलाके में आप नहरें बना के अहमकाना तरीके से पानी, याद रखिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अहमकाना तरीके से पानी। इस वक्त दुनिया में जदीद जो ममालिक हैं वो डायरेक्ट ऐसे पानी नहीं डालते जैसे हमारे यहाँ किसान खेतों में बड़े पैमाने पर पानी लगा रहे होते हैं। ड्रिप इरिगेशन का लफ्ज़ आपने देखा होगा, मरीजों को ड्रिप कैसे लगाई जाती है। आजकल खेतों में भी यही सिस्टम क्या किया जा रहा है, ये जदीद मुल्कों में ऐसा हो रहा है। ऐसे आपने किसी जगह पे देखा हो कि कुछ पढ़े लिखे जो किसान हैं वो इस तरह से शॉपर लगाए होते हैं और इन शॉपर्स के अंदर वो कुछ चीज़ें ग्रो कर रहे होते हैं। पॉलीथीन के शॉपर्स हैं ये वाले, और इसके अंदर वो कुछ पौधों को जो है वो ग्रो करवा रहे होते हैं। अब ये सिस्टम भी वैसे ही है, इसमें आप सर्दी का मौसम में भी वो फसलें ग्रो करवा सकते हैं जो गर्मी में ग्रो होती है। बहरहाल ये बाई चांस जिक्र आ गया उसका, लेकिन जो बात चल रही थी कि जब आप इरिगेशन करते